नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। क्या सीबीआई के इम्तिहानों में अब बच्चों के भविष्य के साथ सीधे सीधे डकैती हो रही है? ये सवाल उठ रहे हैं और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी कह दिया है सीबीएसई में जेब कतरे बैठे हैं। वही देश में लाखों छात्र अपनी परीक्षाओं को लेकर परेशान हैं, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली दरबार में अपनी कुर्सी बचाने के लिए राजनीतिक जोड़तोड़ में व्यस्त हैं। दूसरी ओर एक चौंकाने वाला मोड़ भी आया है, जहां मुस्लिम समाज खुद गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग कर रहा है और इस पर मोदी सरकार के कानून मंत्री ने ऐसा बयान दिया कि सवाल उठने लगे हैं। वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से आपकी जेब पर फिर बोझ पड़ा है। बुलेटिन में राजनीति से लेकर समाज और खेल के मैदान तक की हर बड़ी खबर, लेकिन पहले जान लेते हैं 5 बड़ी खबरें। डेटा लीक करने वाली कंपनी पर जुर्माना लगेगा, लेकिन ब्लैकलिस्ट नहीं होगी। आखिर क्यों? राहुल गांधी बोले सीबीएसई के अंदर आज जेब कतरे बैठे करोड़ों कमा रहे हैं। परीक्षा में धांधली से छात्र परेशान, शिक्षा मंत्री जोड़ तोड़ की राजनीति में है व्यस्त। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम फिर बढ़े, दिल्ली में 42 रुपए महंगा हुआ सिलेंडर। मुस्लिम संगठनों की गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग, अब बोले कानून मंत्री। शुरुआत करते हैं सीबीएसई विवाद में उठे नए सवालों से। सीबीएसई डेटा लीक मामले में अपनी सेवा देने वाली कंपनी पर भारी जुर्माना लगाने जा रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर इस पोर्टल की एक बड़ी कमजोरी उजागर हुई। एक एथिकल हैकर ने दावा किया था कि छात्रों की कॉपियां ऑनलाइन दिख रही हैं। इसके बाद से छात्रों के डेटा की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। हालांकि सीबीएसई ने साफ किया है कि अब इस कमजोरी को ठीक कर दिया गया है। पूरे सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए आईआईटी के एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे, लेकिन बोर्ड ने इस गंभीर लापरवाही को हल्के में नहीं लिया है और ऐसा बताया जा रहा है कि टेंडर के नियमों के मुताबिक दोषी कंपनी पर हर गलती के लिए जुर्माना लगेगा। देरी होने पर कंपनी को हर 15 मिनट का 1 लाख रुपए देना होगा। अधिकारियों का कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। हालांकि जुर्माना तो लगेगा, लेकिन कंपनी ब्लैकलिस्ट नहीं होगी। टेंडर के मूल दस्तावेजों में सीबीएसई के पास ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार था, लेकिन सीबीएसई ने खुद ही अधिकार हटा दिया। तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि ओएसएम का ठेका कहीं सीबीएसई स्कैम तो नहीं? ऐसा क्या दबाव या मजबूरी रही होगी कि कॉन्ट्रैक्ट में से ब्लैकलिस्ट करने का हक सरकार ने छोड़ दिया, वो भी ऐसी कंपनी के लिए जो पहले ही बदनाम थी। राहुल गांधी ने सीबीएसई के बहाने सरकार पर शिक्षा को कारोबार बनाने का बड़ा आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि आज सीबीएसई के अंदर जेब कतरे बैठे हुए हैं। बोर्ड की गलती की वजह से बच्चों के नंबर गलत आ रहे हैं। इस गलती को सुधारने के लिए बच्चों से भारी वसूली हो रही है। अपनी ही आंसर शीट की सही जांच के लिए हजारों रुपए देने पड़ रहे हैं। डिजिटल कॉपी और री इवेल्युएशन के नाम पर हर पेपर का बिल बनता है। एक बच्चे को अपनी कॉपी देखने के लिए 2000 रुपए तक भरने पड़ते हैं। करीब 4 लाख बच्चों से आवेदन करवाकर सीबीएसई करोड़ों की कमाई कर रही है। राहुल का आरोप है कि कॉपियों की स्कैनिंग मोबाइल फोन से की गई है। मोबाइल से हुई खराब स्कैनिंग के कारण गलत मार्किंग होना बिल्कुल तय है। अब बोर्ड को इस बड़ी गलती की कीमत मासूम बच्चे चुका रहे हैं। राहुल बोले कि अब जब शिक्षा सेवा नहीं कारोबार बन जाए तो गलतियां बढ़ाई जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी कीमत बच्चे अपने भविष्य और आत्मविश्वास से चुका रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय के बीजेपी में शामिल होने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आड़े हाथों लिया। दरअसल देश में एक तरफ छात्र अपनी परीक्षाओं को लेकर परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ नेताओं के दल बदल की राजनीति भी तेज हो गई है। हाल ही में बीजेडी के सांसद देवाशीष सामंतराय बीजेपी में शामिल हो गए। बताया गया कि इस पूरे कदम के पीछे धर्मेंद्र प्रधान का हाथ रहा। इस दांव ने दिल्ली दरबार में प्रधान का कद बढ़ा दिया। इस पर जयराम रमेश ने कहा कि देश का शिक्षा मंत्रालय लगातार विवादों में घिरा है। लाखों छात्रों का भविष्य और उनकी परीक्षाएं संकट में हैं, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान केवल राजनीतिक जोड़ तोड़ करने में व्यस्त हैं। वो विपक्षी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने में लगे हुए हैं। सीबीएसई की रिवैल्यूएशन प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले जिस छात्र वेदांत को मीडिया के एक वर्ग ने पाकिस्तानी और सोरोस का एजेंट कहा, अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वेदांत और कुछ अन्य सीबीएसई के छात्रों से मुलाकात की। राहुल ने मुलाकात का वीडियो शेयर कर एक्स पर लिखा, मेरे साथ ही देश विरोधी सोरोस एजेंटों के साथ हुई एक दिलचस्प बातचीत। वेदांत और उसके दोस्त बेहद होशियार, बहादुर और जागरूक युवा भारतीय हैं।
उन्होंने सीबीएसई और मोदी सरकार से कुछ आसान और जरूरी सवाल पूछे, लेकिन उन्हें जवाब देने की बजाय अपमान और ताने मिले। वो एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के हकदार हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें ऐसा भविष्य मिले। 1 जून से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे रेस्तरां और छोटे कारोबारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 42 रुपए बढ़ा दी गई। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब एक सिलेंडर के लिए पूरे 3,113 रुपए 50 पैसे चुकाने होंगे। वहीं कोलकाता के दुकानदार पर तो महंगाई और भी ज्यादा तकड़ी मार पड़ी है। कोलकाता में इसके दाम सीधे 53 रुपए बढ़ा दिए गए, जिससे वहां नया रेट 3,255 से ज्यादा पहुंच गया। छोटे दुकानदारों को इस्तेमाल में आने वाले 5 किलो वाले सिलेंडर के दाम भी 11 रुपए बढ़ाए गए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साफ किया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का अभी कोई सरकारी प्रस्ताव नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मुस्लिम समाज गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहा है। इस बीच अब खुद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सामने आए। उन्होंने कहा कि फिलहाल केंद्रीय कैबिनेट के सामने ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि उन्होंने माना कि देश के कई सांसदों को इस संबंध में लगातार आवेदन मिलते रहे। कानून मंत्री ने कहा कि अलग अलग राज्य अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इस पर फैसला लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार कई मुस्लिम संगठनों और धर्म गुरुओं ने भी इस मांग का समर्थन किया। उनका मानना है कि इस फैसले से देश में आपसी तनाव काफी हद तक कम हो जाएगा। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर एक सूचना भी। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो सत्य हिंदी और अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। और इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, बस सत्य हिंदी का एक ऐप है, वो डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान हो वो आप कर सकते हैं। तो अब बुलेटिन में आगे देखिए। टीएमसी की बैठक बेअसर, 80 में से सिर्फ 20 विधायक आए। विपक्ष एकजुट, अभिषेक ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा रुख, पुलिस की मनमानी पर जुर्माना। और ट्रंप वेंस में बड़े मतभेद, ट्रंप ने उठाए वेंस की काबिलियत पर सवाल। ममता बनर्जी के घर बुलाएगी टीएमसी विधायकों की अहम बैठक में अधिकतर विधायक गायब रहे और ये बैठक शुरू ही नहीं हो पाई। पार्टी के कुल 80 विधायकों में से सिर्फ 20 विधायक ही वहां पहुंचे। करीब 3/4 विधायकों के गायब रहने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि टीएमसी ने इस मामले पर तुरंत अपनी सफाई पेश की। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि विधायक विरोध प्रदर्शनों में व्यस्त थे। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों के बाद जमीनी हालात बदले हुए हैं। पार्टी ने अब शुभेंदु अधिकारी की बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। इसके तहत सोमवार को ब्लॉक और वार्ड स्तर पर रैलियां निकाली जाएंगी। मंगलवार को खुद ममता बनर्जी कोलकाता में दिन भर के धरने पर बैठेंगे। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने खुद पर हुए हमले को सरकारी आतंकवाद करार दिया। अभिषेक बनर्जी ने इसे अपने खिलाफ एक बड़ी साजिश बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर विपक्ष की एकजुटता का दावा किया। उन्होंने कहा कि आज सच बोलने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सवाल पूछने वालों की आवाज दबाने की कोशिश होती है। इस मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए उन्होंने विपक्ष का शुक्रिया किया। उन्होंने खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी लगातार मदद के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन को समर्थन की भी तारीफ की। अभिषेक ने साफ कहा कि वो सब मिलकर देश के लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। वो जनता की आवाज उठाने के लिए किसी भी धमकी से नहीं डरेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक के बावजूद अवैध गिरफ्तारी करने पर यूपी सरकार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस की मनमानी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह सख्त रुख अपनाया। यह भारी भरकम मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी जेब से देना होगा। दरअसल पीड़ित के खिलाफ सिद्धार्थनगर में एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल से उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद पुलिस ने कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित के वकील ने थानेदार को कोर्ट के आदेश की कॉपी भी दिखाई थी। एसपी के दफ्तर और घर पर भी उसकी सूचना भिजवाई गई थी, लेकिन पुलिस वालों ने अपनी हेकड़ी में पीड़ित को रिहा करने से मना कर दिया। उल्टे कोर्ट में हलफनामा देकर अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश की। इस लापरवाही को देखकर हाईकोर्ट के जज पूरी तरह भड़क गए। कोर्ट ने साफ कहा यह सीधे तौर पर ड्यूटी में बड़ी लापरवाही है। कोर्ट ने अब साफ संदेश दिया है कि न्याय के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को 5 नए जजों की नियुक्ति की गई।
केंद्रीय कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने इसकी अलग अलग अधिसूचना जारी की। नए जजों में वरिष्ठ वकील वेंकट सुब्रमण्यन मोहन और जस्टिस श्री चंद्रशेखर शामिल हैं। इनके साथ ही जस्टिस शील नागू, जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस अरुण पल्ली भी जज बने हैं। ये सब अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे। अब ये सभी जज बहुत जल्द अपने पद की शपथ लेंगे। इनके कार्यभार संभालते ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 37 हो जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने पिछले महीने ही एक बड़ा अध्यादेश जारी किया। इस अध्यादेश के जरिए कोर्ट में जजों की कुल संख्या बढ़कर 38 कर दी गई थी। इस बढ़ोतरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों के कुल 6 पद खाली हो गए थे। अब 5 नई नियुक्तियों के बाद अदालत में सिर्फ 1 पद खाली बचा है। नेपाल के पीएम बालेन शाह ने दावा कर दिया है कि नेपाल ने भारत की जमीन पर कब्जा किया। संसद भवन में आयोजित एक सवाल के जवाब में बालेन शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे पता चला न सिर्फ भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा किया है। बालेन शाह का कहना है कि दोनों देशों को साथ बैठकर पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा करनी चाहिए और बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से विवादित रहे लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी जैसे मुद्दों का समाधान केवल कूटनीतिक बातचीत से ही संभव है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार भारत को पहले ही आधिकारिक राजनयिक नोट भेज चुकी है और भारत की ओर से जवाब भी मिल चुका है। शाह ने कहा कि हमने भारत और चीन के साथ ब्रिटेन सरकार से भी इस मुद्दे पर बात की है। हमारा मानना है कि ब्रिटेन को भी इस मामले में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि जब विवाद उस दौर से जुड़ा है जब ब्रिटिश भारत इस क्षेत्र को छोड़कर गया था, यानी कि ब्रिटेन गया था यहाँ से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जेडी वेंस के भविष्य के नेतृत्व पर बड़ा शक जताया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अपने उपराष्ट्रपति से खुश नहीं है। वो जेडी वेंस की नेतृत्व क्षमता पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप को लगता है कि वेंस में आगे बढ़ने का दम नहीं है। वो अक्सर अपने करीबियों से वेंस की काबिलियत पर चर्चा करते हैं। ट्रंप पूछते हैं क्या वेंस में आगे तक जाने का दम है, फिर वो खुद ही जवाब देते हैं उन्हें भरोसा नहीं। ट्रंप ने इसके लिए बाकायदा एक अनौपचारिक पोल भी कराया। इसमें उन्होंने जेडी वेंस और मार्को रूबियो की तुलना की। ट्रंप का मानना है कि वेंस उनकी वजह से ही चुनाव जीते थे। दोनों नेताओं के बीच रिश्ते अब काफी उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप वेंस की नीतियों और कुछ निजी आदतों से भी परेशान है। हालांकि इस खींचतान के बीच वेंस को सबसे वफादार नेता माना जाता है। अब देखना होगा कि अमेरिकी राजनीति का ये नया मोड़ क्या रंग लाता है। विराट कोहली की पारी के दम पर आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया। इस महामुकाबले में आरसीबी के गेंदबाजों ने पहले कमाल करते हुए गुजरात को सिर्फ 155 रनों पर रोक दिया। आरसीबी के युवा गेंदबाज राशिद सलाम ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत बेहद तूफानी रही। कोहली ने चोट से जूझते हुए महज 42 गेंदों में नाबाद 75 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी में आईपीएल करियर की सबसे तेज 50 भी जड़ी। विराट की इस आतिशी पारी की बदौलत आरसीबी ने 18वें ओवर में ही मैच जीतकर चमचमाती ट्रॉफी उठा ली। इस ऐतिहासिक खिताबी जीत के साथ ही आरसीबी अब चेन्नई और मुंबई के बाद लगातार 2 बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली देश की तीसरी टीम बन गई है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.